वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीएसटी के चैनल में। मैं अंशुल वर्ष ने आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी जीएसटी क्लासेस में। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर है चैप्टर 4 टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 12, ठीक है, जो बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चों, ओके। टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इस सेक्शन में एक और बात है बेटा, ये बात करेगा ओनली गुड्स के केस में। जो माल हम बेच रहे हैं उस माल पे हमें टैक्स चुकाना कब है। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन 12 किसकी बात करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स, सर्विस की बात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसमें बेटा सेक्शन है हमारे टोटल, इसमें जो टोटल सेक्शन है हमारे यहाँ बेटा 6 सब सेक्शन, यानी 12 के अंदर क्या है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 भी है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 भी है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 13 भी है, ऐसे ही 14 है, ऐसे ही इसका 15 है और ऐसे ही इसका 16 भी है। ठीक है, ऐसे इसके 6 सेक्शन हैं। हम 1 बाई 1 6 इसके सब सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1 की बात कर लेते हैं। 1 क्या कहता है? ठीक है, 1 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, चलिए। सब सेक्शन 1, 12 सब सेक्शन 1। ठीक है, ये बात करता है बेटा लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स, यानी कि लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, किस चीज़ की? लायबिलिटी टू पे, लायबिलिटी टू पे यानी पे करने की। क्या? लायबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्स पे करने की जो जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है ऑन गुड्स, माल के ऊपर, ऑन गुड्स शैल अराइज, कब होगी? शैल अराइज। ठीक, शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप माल सप्लाई करेंगे, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब माल सप्लाई होगा तभी तो होगी। ठीक है, जो कि क्या कह रहे हैं? एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन का मतलब क्या है? 12 के हिसाब से। ठीक है, यानी इससे इस सेक्शन 12(1) ने हमें क्या बताया कि माल पे जो टैक्स पे करने की जो जिम्मेदारी है वो कब अराइज होगी? शैल अराइज। ठीक, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब माल सप्लाई होगा। और वो कैसे निकाली जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सिर्फ इसने एक डायरेक्शन दे दिया कि इस सेक्शन के माध्यम से निकाली जाएगी, हमने ये बता दिया। अब आगे के सेक्शनों को हमें मूव करना पड़ेगा, तब हमें ये समझ आएगा कि कैसे लायबिलिटी निकले। इसने तो सिर्फ एक आपको बता दिया कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग निकलेगी, टैक्स कब जमा करना है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जब माल सप्लाई होगा, और उसकी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मतलब एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। चलो 2 में देखते हैं, 2 क्या कहता है हमारा? सब सेक्शन 2। ठीक है, चलो 2 बेटा बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स, ऑफ गुड्स। ये कह रहा है बेटा कि देखो टाइम ऑफ सप्लाई को हम कैसे लिखेंगे, मैं ज़्यादा ना लिख करके शॉर्ट में लिखूंगा TOS, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, TOSG। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, TOSG शॉर्ट में लिखेंगे इसको। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स शैल, ये सब सेक्शन 2 में चल रहे हैं बेटा हम, शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे बताएंगे उसमें सबसे पहले जो आएगी डेट वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी गुड्स के केस में। पहली कौन सी? फॉलोइंग कौन सी है बेटा? ए पॉइंट में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू इनवॉइस, आपने जब इनवॉइस बना दी उसकी तारीख, इसमें एक करके है और लास्ट डेट ऑफ
इशूइंग इनवॉइस। बेटा दो डेट होती है, एक तो आपने माल जब गया आपने हैंड टू हैंड इनवॉइस बना दी, एक इनवॉइस बनाने की आखिरी तारीख कौन सी, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस एज पर प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। सेक्शन 31 के हिसाब से जो लास्ट डेट होगी प्रोविजन उसकी इनवॉइस जारी करने की, लास्ट डेट जो होगी इनवॉइस जारी करने की वो वाली तारीख ले लीजिए। ठीक है, ये दो तारीख हो गई हमारे पास, इशू जिस दिन इशू इनवॉइस करी हमने वो तारीख हो गई, और उस इनवॉइस को जारी करने की लास्ट तारीख हो गई, वो सेक्शन 31 हमें बताता है। ठीक, बी पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट, डेट ऑफ which supplier has received payment। जब सप्लायर को माल का पेमेंट मिल गया हो, तो अब आपके पास क्या तीन तारीख हैं, माल की इनवॉइस की तारीख हो गई, दूसरी तारीख हो गई कि उस माल के लिए जो हमने इनवॉइस जारी किया उस वो लास्ट तारीख कौन सी होनी चाहिए उसको जारी करने के लिए, तीसरी तारीख हो गई हमारे पास कि अपने पास पेमेंट कब आया उस माल के लिए। ठीक है, तीन तारीख हो गई हमारे पास। अब इन तीनों तारीखों में जो भी पहले होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ठीक, चलो अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी है, वो है क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, provided that where supplier of taxable goods, where supplier of taxable goods receive an amount up to 1000 in excess, अप टू, इसको अंकों में लिख देते हैं, अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट, the time of supply to the extent to such excess amount shall be at the option of supplier be the date of issue invoice। यानी इसका क्या मतलब है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जहाँ पे टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर को रिसीव हुआ है एन अमाउंट अप टू 1000, उस अमाउंट से 1000 रुपया ज़्यादा, उस अमाउंट से, वो कौन सा अमाउंट है, इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस। सपोज आपकी इनवॉइस है आपकी भैया 15,000 की, ठीक, आपको उससे पैसा मिला 16,000 का, ठीक, तो इन एक्सेस ऑफ 1000 हो गया, एक्सेस ऑफ 1000 अमाउंट इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, यानी 15 जो अमाउंट टैक्स इनवॉइस, ये हमारी टैक्स इनवॉइस है, ठीक, टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस में अमाउंट कितना इंडिकेटेड है 15,000, हमें कितना मिला 16,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 1000, ठीक। इसके इस 1000 रुपये की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इस 1000 रुपये की टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कौन सी डेट होगी, जब वो इस अमाउंट के रेफरेंस में इनवॉइस जारी करेगा तब उसकी डेट होगी, ठीक है। यहाँ पे एक ये कंडीशन है कि एडवांस की कंडीशन है, क्या है कि 1000 रुपये तक अगर वो एडवांस रिसीव कर लेता है, एक्सेस अमाउंट रिसीव कर लेता है, तो उसकी डेट कौन सी होगी, टाइम ऑफ सप्लाई बी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी द डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ये उसकी डेट होगी, ठीक है। अब
हमारा ये एक तरह से हमारा 12(2) पूरा हो गया बेटा, है ना। इसमें एक एक्सप्लेनेशन अभी और हमें देनी है कि रिसीव पेमेंट का क्या मतलब है, रिसीव पेमेंट, ठीक है। चलो इस एक्सप्लेनेशन को मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा एक प्रोविज़ो था इस सेक्शन का, ठीक है। इसमें एक हमारा एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी हम समझ लेते हैं, है ना। चलिए चलिए मीनिंग ऑफ सप्लायर रिसीव पेमेंट, सप्लायर रिसीव पेमेंट, ठीक। इसका क्या मतलब है, क्या होगी ये, तो ये कह रहे हैं इसमें बेटा, ये क्या होगी, शैल होगी, शैल मतलब होगी, है ना। शैल बी द डेट ऑन विच, शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, पेमेंट एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, और द डेट, और एक तो ये डेट हो गई, एक यहाँ पे आएगा और द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू इन हिज अकाउंट, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज credited into his account, ठीक है, into his account whichever is earlier, whichever ठीक, whichever is earlier, ठीक है। अब सुनिए क्या है, जो सप्लायर है, जिसने माल बेचा है, जिसने सप्लाई करी है, उसको पेमेंट उसमें रिसीव पेमेंट का क्या मतलब है उसके लिए, कि जब उसने पेमेंट की एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डाली, है ना, या उसके खातों में पेमेंट कब आया, इनटू हिज अकाउंट है, हिज का मतलब सप्लायर का अकाउंट, ठीक है। तो सप्लायर के अकाउंट में पेमेंट जिस दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया वो तारीख, और उसने जिस दिन बुक्स में एंट्री डाली, ठीक, उन दोनों में जो भी तारीख पहले होगी। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पेमेंट, ठीक है, बुक्स में क्या है, बुक्स में एंट्री की डेट क्या है, बुक्स एंट्री डेट वो है मान लीजिए 15 मई 2021, ठीक। अच्छा, पेमेंट क्रेडिट कब हुआ हमारे अकाउंट में, पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये क्या है 16 मई, तो कौन सी डेट पहले आ गई, ये वाली आ गई, तो ये वाली डेट मान ली जाएगी रिसीव पेमेंट की। सप्लायर रिसीव पेमेंट क्या समझेंगे हम उसको, 15 तारीख काउंट करेंगे, ना कि 16 तारीख, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा सबसेक्शन 2 पूरा हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 2 के बाद अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 3 की, ठीक है। चलिए बेटा, सबसेक्शन 2 जो था ना, 2 और 3 में एक डिफरेंस है, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, ठीक। ये बात करता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक। ये बात करेगा हमारे लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए दो तरीके से टैक्स पे होता है जीएसटी में, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था। सेक्शन 9 में क्या था कि एक तो 9 जो बात करता है फॉरवर्ड चार्ज को लेकर के भी बात करता है और रिवर्स चार्ज को लेकर के भी बात करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि 12(3) में हमें क्या देखना है, रिवर्स चार्ज के केस में किस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी। रिवर्स चार्ज जहाँ पे टैक्स क्या है, कैसे पे करना है हमको, रिवर्स चार्ज में पे करना है, ठीक है। वहाँ पे
टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, हमने टाइम ऑफ सप्लाई भी कहाँ पे समझी थी, जहाँ पे हम गुड्स खुद सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है, यानी माल हमने, सप्लायर ने माल बेचा है, उसने सप्लाई करी, उसी को टैक्स जमा करना। जबकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, माल जिसको प्राप्त हुआ है उसको टैक्स जमा करना होता है। जिम्मेदारी टैक्स की किसके ऊपर होती है, रिसीवर के ऊपर, यानी कि जिसने गुड्स रिसीव करे हैं या जिसने सर्विसेज रिसीव करी हैं, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है, चलिए 12-13 की बात करते हैं, 12-3 की बात करते हैं। ये बात कर रहा है बेटा, देखो, इन केस ऑफ सप्लाईज, इन केस ऑफ सप्लाई, ठीक, ऑन विच टैक्स इज पेड, ऑन विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड, और लाइबल टू बी पेड, लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आरसीबी लिख दिया बेटा मैंने इसको, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, चलो, रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होगा, द TOS विल बी, वही बात आ गई बेटा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। बेटा अर्लियर क्यों लिखा मालूम है, अर्लियर इसलिए लगा, टैक्स पहले चाहिए सरकार को, उन्हें मतलब नहीं है बाद में तारीख कौन सी होगी, जो तारीख हमारे हिसाब से पहले आया टैक्स हमें अभी दे दो, हमें बाद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आफ्टर की डेट नहीं है, यहाँ पे अर्लियर की डेट है। ठीक है, चलो, कौन कौन सी है बेटा इसमें डेट, फॉलोइंग वाले, पहला, ठीक है, द डेट ऑफ रिसिप्ट गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट गुड्स, जब आपको माल प्राप्त हो गया। ठीक है, बी, डेट ऑफ पेमेंट, जब माल प्राप्त होगा तो सीधी बात है पेमेंट हमें करना पड़ेगा, डेट ऑफ पेमेंट, वही बात है बेटा, डेट ऑफ पेमेंट क्या मतलब होगा, एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। और कौन सी तारीख, और पेमेंट क्या क्रेडिट नहीं है बेटा, डेबिटेड है, क्योंकि यहाँ पेमेंट करना है, वहाँ पेमेंट प्राप्त हो रहा था, ध्यान रखने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट, फ्रॉम हिज अकाउंट। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, दो डेट तो ये हो गई, तीसरी डेट बेटा सी, एक और है, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, उस तुरंत उस बात के 30 दिन, ठीक, फ्रॉम किस तारीख के बाद के 30 दिन, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डॉक्यूमेंट वॉट एवर नेम कॉल्ड, आप उसे इनवॉइस कहिए या कोई डॉक्यूमेंट कहिए, कोई भी नाम दीजिए, इनवॉइस और डॉक्यूमेंट वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी कहिए उसे, वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, वॉट एवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाई सप्लायर, इन ल्यू देयर ऑफ बाई सप्लायर। यानी बेटा क्या है, RCM में ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन आपको माल प्राप्त हुआ है उसकी तारीख देख लीजिए। ठीक है, माल आपको प्राप्त कब हुआ उसकी तारीख ले लीजिए। ठीक है, आपने पेमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंटर किया है या आपके अकाउंट से पेमेंट आपने उसको कब दिया है, ठीक है, वो वाली तारीख ले लीजिए। और जब आपको इनवॉइस मिला या जो भी डॉक्यूमेंट मिला उस माल से संबंधित, ठीक, उस तारीख से अगले 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, वहाँ आपको टाइम ऑफ सप्लाई पे टैक्स RCM में देना पड़ेगा। यानी कि 12-3 हमारे लिए किसकी बात कर रहा था, RCM के केसेस की बात कर रहा था, और उसमें 3 कंडीशन थी ABC। तीनों कंडीशनों में हमें ये बता दिया कि अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में जो भी पहले होगी वो क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी RCM के केस के लिए। ठीक है, चलो, ये हमारा C3 पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा चौथे पॉइंट की, जो बहुत ही अजीबोगरीब है। ठीक, आपने सिर्फ सुना होगा और उसका प्रैक्टिकल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं बेटा। और उनमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी,
वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वाउचर सप्लाई, ठीक है बेटा, 12/4। वाउचरों को भी माध्यम से सप्लाई होती है बेटा। ठीक है, कैसे होती है सर मालूम नहीं है, चलो बता देते हैं बेटा। ठीक, देखो बेटा, जब ऑफर चलते हैं मार्केट में, ठीक, कभी आप जाएंगे देखने के लिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वाउचर सप्लाई क्या होती है, सेक्शन बाद में देखेंगे। ठीक, आपने एक मार्केट में गए, ठीक, मार्केट में वहाँ पे क्या था, एक शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम से आपने गारमेंट्स परचेस कर लिए अपने लिए। गारमेंट परचेस करने पे क्या मिला आपको, एक वाउचर मिला बेटा। और उस वाउचर की T&C क्या थी, जो बहुत छोटी छोटी शब्दों में लिखी होती है कि वाउचर कहाँ पे रिडीम होगा, इसकी शर्तें होती हैं ना। एक तो होता है कि कहीं भी रिडीम कर लीजिए साहब, हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रिडीम करिए इसको, है ना, हमने तो आपको दे दिया, चाहे रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे मूवी देखने जाओ, चाहे कहीं जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, कहीं भी जाओ, वाउचर हमने आपको दे दिया। तो रिडीम की T&C होती है ना, पहली तो ये हो गई कहीं भी रिडीम करो। दूसरी क्या हो गई, नहीं साहब ये गारमेंट शोरूम किसका था, लेवाइस का था भैया, आप लेवाइस के किसी भी शोरूम पे जाओ, सिर्फ वहीं पे ही ये वाउचर रिडीम होगा और कहीं रिडीम नहीं होगा भैया, 2 ही जगहों पर रिडीम होगा, मतलब सॉरी हमारे काउंटर पे, हमारे ही किसी शोरूम पे ये जाकर के वाउचर रिडीम होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक, वाउचरों को हम 2 तरीके से देख लिया कि वो रिडीम की बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वाउचर ऐसे होते हैं ना मार्केट में, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, वाउचर तो हमने जारी कर दिया, चलो इसका समझते हैं वाउचर के लिए। अब लिखूंगा नहीं बेटा मैं वाउचर सप्लाई, सिर्फ 12/4 लिखा हुआ मैंने, इसी से आपको समझना है कि 12/4 हम किसके लिए बात कर रहे हैं, वाउचर सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी जब हम लिखेंगे इस सेक्शन को उसमें लिख के आएगा वाउचर सप्लाई, ऐसा नहीं है, भूल ही जाएंगे वाउचर सप्लाई के लिए। चलिए, इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई बाय सप्लायर, इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई बाय सप्लायर, द TOS विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, वही पहले की ऐसी बात जैसा हमने 2 और 3 में पढ़ा था, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पूरे सेक्शन में जहाँ भी बात करो टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग ही होगा बेटा। ठीक, कौन सा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, चलो पहला है द डेट ऑफ इशू वाउचर, द डेट ऑफ इशू वाउचर, ठीक, जिस दिन वाउचर जारी किया गया। इफ़ बेटा यहाँ पे कंडीशन है इफ़, ठीक, द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई, एट द पॉइंट, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट, अगर आपको सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, ठीक, अभी इसको समझेंगे क्या है इसका मतलब। बी, द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, अब इसको समझो कैसे है। देखो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना बेटा कि हमें एक वाउचर मिला था, ठीक है, और वाउचर हमें कहाँ से मिला था, एक गारमेंट की शॉप पे हम परचेजिंग करने गए थे, वहाँ पे हमें ये वाउचर मिला था। उसकी T&C ये थी कि ये कहाँ पे भुनेगा, रिडीम करने की TMC क्या थी बेटा, रिडीम करने की T&C ये थी हमारी कि ये हमारे ही किसी एक काउंटर पे जाके भुनेगा, हमारे ही किसी एक शोरूम पे जाकर के भुनेगा जो कि लेवाइस का होगा। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे जब लेवाइस के शोरूम पर ही जाकर के ही भुनेगा तो ऑब्वियस है कि वो गारमेंट्स ही परचेस करेगा, यानी सप्लाई हमें मालूम है किस चीज़ की होनी है, गारमेंट्स की ही होनी है। तो जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि गारमेंट्स ही बिकना है तो वहाँ पे हम डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही मान लेंगे, सब वाउचर सप्लाई की तारीख, ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई। जहाँ पे हमें यही नहीं मालूम कि वो भुनेगा कहाँ पे जाके, मतलब सप्लाई किस चीज़ की होगी। हमने कह दिया भैया कहीं भी जाओ मूवी देखो, T&C हमारी ये नहीं थी, अब हमने इसको हटा दिया। ठीक, एग्जाम्पल में से हम इसको हटा देते हैं। आपने कर दिया भैया इसे आप एनीवेयर आप मूवी देखो, ठीक, आप
रेस्टोरेंट में जाके बनाओ इसे, ठीक, रेस्टोरेंट चले जाइए, ठीक है, कहीं भी चले जाइए, ठीक है, आप किसी शॉपिंग में इसको यूज़ कीजिए, ठीक, आप किसी अन्य अदर उसमें जाकर के इसका इस्तेमाल करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने आपको वाउचर दे दिया। अब बेटा जब ये भुनेगा ना तो हमें मालूम नहीं ना कि सप्लाई किस चीज़ की होगी, हो सकता है वो रेस्टोरेंट जाए, हो सकता है शॉपिंग करने जाए, हो सकता है मूवी देखने जाए। तो जब ये आइडेंटिफाइबल हो जाएगा, होगा कब, जब वो वाउचर रिडीम होगा। रिडीम पे मालूम पड़ जाएगा उसने मूवी देखी है, रेस्टोरेंट देखा है, या रेस्टोरेंट गया है, या शॉपिंग करी है। जैसे ही रिडीम होगा वो तारीख यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। अगर हमारा वाउचर इस वाली कंडीशन में है जहाँ पे एनीवेयर कर लीजिए, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन वाले वाउचर की डेट लेंगे, जहाँ पे वाउचर रिडेम्पशन की डेट होगी। और अगर हमें मालूम है कि सप्लाई कौन सी आइडेंटिफाइबल होगी, तो डेट कौन सी आएगी बेटा, वाउचर इशू की डेट आएगी, ठीक है। दोनों ही हमने कंडीशन आपको बता दी, ठीक है। चलो अब बेटा इसके बाद आएगा 5। अभी हम 5 नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद सीधा 6, 5 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जिद मत करना कि पहले 5 पढ़ाइए ना, पहले 6 पढ़ाएंगे। आज हमारा मन है 6 पहले पढ़ाने का, ठीक है। चलो 6 पहले पढ़ेंगे बेटा, कन्फ्यूज़न की बात है इसलिए पहले 6 ले रहा हूँ, 5 को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई जिद नहीं है। चलो 12, 6 ये कह रहे हैं बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट it relates to an addition in the value of supply, value of supply y way of, ठीक। अभी यहाँ रुक जाइए बेटा। देखो कई बार क्या होता है, जब आप एक इनवॉइस बनाते हैं, ठीक, इनवॉइस जब आप बनाते हैं, ठीक, उसमें आपकी इनवॉइस में भी टी&सी लिखी होती है कि अगर आपने 24 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है ना, तो हम आपके ऊपर 2% पर मंथ से एक इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, लो जी साहब, हम लेट फीस और लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है, लेट फीस लगा देंगे 500 रुपीज़ पर डे, बाप रे, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस लिखी होती हैं। तो ये क्या है, हो रहा है, ये हमारा एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडिशन हो रहा है ना। टाइम ऑफ सप्लाई किसके लिए बात कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो एडिशन होगा, मान लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेट निकल के आती है 50,000 की, ठीक, और लेट फीस निकल के आती है एग्जाम्पल के लिए 10,000 की। तो जो 60,000 का जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, इस केस में 60,000 रुपये केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब निर्धारित होगी, ठीक। चलिए अभी आपको समझ में आ गया कि हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, ये टाइम ऑफ सप्लाई किस सेक्शन किस चीज़ के लिए है। ये कह रहा है बाई वे ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाई वे ऑफ, समझो कौन कौन से, इंटरेस्ट, आपने कोई ब्याज के रूप में पैसा लगाया है, ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फीस, एंड एक और है बेटा यहाँ पे पेनाल्टी, ठीक है, पेनाल्टी फॉर, ये बेटा ये सब किस रेफरेंस में है, फॉर, ये बहुत जरूरी है, डिलेड पेमेंट। ऐसा नहीं आपने अपनी खुंस उतारने के लिए सिर्फ उस पर पेनाल्टी लगा दिया, फॉर डिलेड पेमेंट होना चाहिए बेटा, उसने पेमेंट आपको डिले किया है, डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, एक और बात, पेमेंट डिले किया हो किसका, उस इनवॉइस के कंसिडरेशन का जो आपने उसको जारी किया था, उस इनवॉइस का जो कंसिडरेशन आपको मिलना था वो उसने देर से दिया, उस इनवॉइस का पेमेंट देर से आने के लिए आपने उस पर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी अगर उसके ऊपर कोई बनती है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बेटा क्या होगी, ये हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। शैल बी द डेट, अब इसको मिटा दो बेटा एग्जाम्पल को यहां से, इसमें क्या होगी बेटा, shall be the date on which supplier received addition, on which
सप्लायर हैज रिसीव्ड, बेटा जब प्राप्त हो जाएगा ना, जब भी उस पर टैक्स देना है, उससे पहले नहीं देना है। हैज रिसीव्ड द सच एक्सेस अमाउंट, सच एडिशन अमाउंट, एडिशनल अमाउंट कह लीजिए, एडिशनल अमाउंट। ठीक ठीक, यानी कि अगर इंटरेस्ट लेट फीस और पेनाल्टी, इंटरेस्ट लेट फीस पेनाल्टी के रूप में अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन के केस में, वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, रिसीव्ड। जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुआ होगा उस तारीख में हमें वो उस तारीख में हमें टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उससे पहले वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, चलो इसे आप नोट करो। फिर सेक्शन 12 का 5 बताते हैं फिर। अब आप ये पूछेंगे भैया जब ये सीक्वेंस में ही था तो हमें 6 पहले दे बताना चाहिए था गवर्नमेंट को, 5 क्यों बनाया पहले? इसका भी बेटा रीजन है 5 पहले क्यों आया है। ठीक है, पढ़ाया हमने बाद में है, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 का ऊपर आने का रीजन भी है बेटा। वेयर, जहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे ये संभव ना हो, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने में दिक्कत हो रही है बेटा? TOS, डिटरमाइन TOS। ठीक, TOS अंडर द प्रोविजन, अब देखो अब आएगा समझ में, अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड सबसेक्शन 4। ठीक भाई, 6 में तो जरूरत ही नहीं है ना, मालूम है रिसीप्ट की डेट पे ही होना है। कंफ्यूजन क्या होगी किसी को भी? कंफ्यूजन कहाँ पे होगी बेटा? 2, 3 और 4 वाले में कंफ्यूजन होगी। तो जहाँ पे 2, 3, 4 में अगर ये संभव ना हो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? ठीक है, ये कह रहे हैं द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, द TOS शैल बी, वही बात बेटा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, कौन सा? ए, कौन सी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग? चलो, इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न्स, पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, ठीक, हैज टू बी फाइल्ड। ठीक है बेटा, बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, बी द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी, ठीक। बी क्या है बेटा? बी कह रहा है इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस, बी द डेट ऑन विच, टैक्स इज डिपॉजिटेड। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। चलिए, ठीक, हमारे पास है मे मंथ कौन सा है बेटा? 2021 का ही बात कर लीजिए, 2020 की तो बात ही मत करिए, बहुत ही बुरा था 2020। ठीक है, चलो 2021 में हमारे पास कुछ हमने सप्लाई करी थी बेटा, किसकी करी थी? गुड्स की बात करेंगे ना, सबसेक्शन 12 में तो हम, है ना, गुड्स की बात करेंगे। हमने कुछ गुड्स सप्लाई करे थे, ठीक है, कुछ FCM में भी थे, कुछ RCM में भी थे बेटा। जब सप्लाई करेंगे तो हो सकता है रिसीव भी करें, RCM में भी थे, FCM में भी थे। इन दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई कैसे नहीं निकल पा रही? 12/2 के अनुसार नहीं निकल पा रही, इसकी 12/13 के हिसाब से नहीं निकल पा रही। ठीक है, दोनों की इस तरह से हम टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी बेटा? मई मंथ का रिटर्न आपको कब भरना है? आपको भरना है बेटा 20 जून को, तो 20 जून आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ठीक, अगर आपके पीरियोडिकल रिटर्न्स भर रहे हैं तो, अगर
ये भी नहीं है, कोई अदर केस है तो उसके लिए क्या होगा, जब आपको उसका टैक्स जमा करना है। टैक्स जमा की तारीख कौन सी होती है बेटा, ये तो 10 तारीख होगी रिटर्न भरने की आपको, 10th तारीख। वहाँ पे एनी अदर केस में क्या होगा बेटा, 20th तारीख आ जाएगी, 20th डे। ठीक, मतलब टैक्स हो सकता है टैक्स आप पहले भी जमा कर रहे हो, मतलब जिस दिन आप उसका टैक्स जमा कर रहे हैं आपको उस तारीख पे उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानते हुए टैक्स जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक बेटा इसी के साथ समाप्त होता है। हमारा सेक्शन 12 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 13 पर चर्चा करेंगे, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में बात करेगा। थैंक यू। ओके।